हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आहार विवेचन नामक अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्रिया शारीर का एक चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम कुछ इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये 2016 का पेपर है, यहाँ पे इस चैप्टर से आहार परिणामकर भाव से एक क्वेश्चन आया है। फिर 2017 में अष्ट आहार विधि विशेषायतन से आया है क्वेश्चन, और 2018 में आया है आहार परिणामकर भाव से। फिर 2019 में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। 2019 में अष्ट विधि विशेषायतन से आया है। मतलब इस चैप्टर में ये दो टॉपिक्स हैं, जो एक तो अष्ट विधि विशेषायतन और एक आहार परिणामकर भाव। ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पेपर में यही आते हैं। मतलब कभी अष्ट विधि तो कभी ये परिणामकर भाव। तो इन दो टॉपिक्स को हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो अष्ट विधि विशेषायतन है, इसमें जैसे किसी को नाम याद नहीं हो रहे हैं याद, तो इनको भी याद कराने की एक ट्रिक हमारे पास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अष्ट विधि विशेषायतन की। तो ये होता क्या है? चरक कहते हैं कि आहार का उचित मात्रा में एवं उचित तरीके से सेवन करने से ही दोष धातु मल की क्षतिपूर्ति एवं इन्हें सम रखने में मदद मिलती है। मतलब जैसे कि हम जानते ही हैं, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। मतलब कि हमारे शरीर का जो मूल है वो दोष धातु और मल ही है। तो मतलब अगर हमारे शरीर को पुष्ट रखना है तो दोष धातु और मल का सम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको सम रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम आहार की उचित मात्रा लें और उचित तरीके से उसका सेवन करें और इन 8 विधियों का पालन करें। तो आचार्य चरक ने आहार ग्रहण करने से पहले कुछ नियमों का विचार करके आहार लेने को कहा है। जैसे कि 8 प्रकार की इन्होंने विधि बताई हैं, और ये जो विधि हैं वो स्वस्थ के लिए भी वैलिड हैं और रोगी के लिए भी हैं। मतलब स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए ही ये हितकर हैं। तो सबसे पहले विधि का नाम इन्होंने बताया प्रकृति, फिर करण है, तीसरा संयोग है, फिर चौथा राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। तो जैसे ये याद नहीं हो रहा तो इसकी एक ट्रिक है कि जैसे प्रकृति और करण, प्रकृति एक लड़की का नाम है और करण लड़की का नाम है। तो प्रकृति और करण का संयोग कैसे होता है? किसी दो इंसानों का संयोग कैसे होता है? राशि से होता है ना। तो प्रकृति और करण का संयोग राशि से हुआ, और राशि हम किस चीज़ को देख के निकालते हैं? देश और काल को देख के राशि तय होती है। तो राशि देश और काल देख के तय होती है, तो इससे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद राशि जो है इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होती है। तो महत्वपूर्ण मतलब कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो यूज़फुल से उपयोग संस्था याद करेंगे, और उसको जो यूज़ करने वाला है यूज़र, तो उससे हमको उपयोगिता याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रकृति की। तो द्रव्यों के स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। सिंपली इसका मीनिंग है कि जो नेचर होता है किसी भी द्रव्य का, उसको प्रकृति कहते हैं। जैसे कि उड़द की दाल है, वो कैसी होती है? गुरु होती है। तो वो उसका क्या है? नेचर है, उसका स्वभाव है, जो कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। गुरु है तो है, मतलब वो उसका नेचर है। और जैसे कि मूंग की दाल है, वो गुरु नहीं होती है, वो तो लघु होती है। तो वो उसका नेचर ये है कि वो लघु है, और उड़द की दाल का स्वभाव प्रकृति क्या है कि वो गुरु है। और इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सुअर का मांस कैसा होता है? गुरु होता है, और मृग का लघु होता है। तो ये सभी इनका क्या है? नेचर है, मतलब प्रकृति है। अब दूसरा है यहाँ पे करण। तो करण का मतलब क्या होता है कि जो स्वाभाविक गुण जो होता है द्रव्य का, उसमें अगर हम संस्कार कर दें, कोई भी चेंज कर दें, तो उसको बोलते हैं करण। और अब संस्कार क्या है? तो संस्कार का मतलब होता है कि दूसरे गुणों को द्रव्यों में लाने का नाम ही संस्कार है। मतलब कि द्रव्य में दूसरे गुण अगर हम ले आएँ तो उसको संस्कार कहते हैं। जैसे कि संस्कार हम जल से भी कर सकते हैं, अग्नि से कर सकते हैं। अग्नि से कैसे? पकाकर कर सकते हैं। बाकी और भी एग्जाम्पल, जैसे काल है, भाजन, भावना। काल के अनुसार जैसे पुराना चावल लघु होता है, और भाजन में क्या दिया है कि कांसे के पात्र में रखा घी विष हो जाता है। मतलब घी वैसे तो क्या होता है? पुष्टिकर होता है, विघटन कराता है, लेकिन अगर उसी घी को हम कांसे के पात्र में रख दें तो वो विष के समान हो जाता है। तो ये क्या हुआ? हमने संस्कार कर दिया ना, उसका चेंज कर दिया उसको। और फिर हम भावना की बात करें जैसे, तो ऐसे तो जो विष होता है वो मारक होता है, सभी को पता है। लेकिन अगर उसमें गोमूत्र की भावना अगर हम कर दें तो क्या होता है? जो विष की मारक शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है, अल्प हो जाती है। तो करण का यहाँ पर ये मतलब है कि मतलब संस्कार कर देना, द्रव्यों के जो गुण हैं उनमें, स्वाभाविक गुण हैं उनमें संस्कार कर देना ही करण कहलाता है। उसके बाद आता है संयोग। तो दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलाने को ही संयोग कहते हैं। ये तो पता ही है सिंपली कि किसी भी दो चीज़ों के मेल को हम संयोग कहते हैं।
और ये जो यहाँ पे संयोग है ना, ये विशेष कार्य करने वाला है, क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मधु है और घृत है, मतलब शहद और घी। तो शहद जो होता है वो जैसे हम अकेले शहद को यूज़ करें तो वो हितकर है ना, हमारे लिए हितकर ही होता है, अहितकर नहीं होता है। और जैसे घी का भी हम अलग सिर्फ केवल घी का इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे शरीर के लिए हितकर होता है, पुष्टिकर होता है। लेकिन अगर हम मधु और घृत इन दोनों को समान मात्रा में मिला लें फिर इसका यूज़ करें तो ये मारक सिद्ध होता है। तो संयोग का मतलब यहाँ पर यही है कि जो दो चीज़ें हैं जैसे मधु और घृत, ये अलग अलग यूज़ करने पे तो हमारे लिए हितकर हैं, लेकिन अगर इन दोनों को हमने साथ में सम मात्रा में मिला लिया है फिर इसका यूज़ करेंगे तो ये मारक सिद्ध हो सकती हैं। इसके बाद राशि। राशि का मीनिंग होता है क्वांटिटी। तो आहार मात्रा को ही राशि कहते हैं कि आहार की कितनी क्वांटिटी मतलब राशि होती है, ठीक है। फिर आहार की मात्रा मनुष्य के अग्निबल के आधार पर निर्धारित होती है, मतलब किस इंसान को कितनी आहार की मात्रा लेनी चाहिए वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, वो उसके अग्निबल से, जठर अग्नि से हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी आहार की मात्रा लेनी चाहिए। अब मनुष्य की प्रकृति, ऋतु, बल, दिन आदि के कारण आहार की मात्रा में भिन्नता होती है। सही बात है। मनुष्य की प्रकृति जैसे कि वात, पित्त, कफ, ये जो प्रकृतियाँ होती है, जैसे पित्त वाला है, मान के चलो पित्त वाला इंसान है तो उसकी जठर अग्नि क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होती है, मतलब बहुत अच्छी उसकी जठर अग्नि होती है। तो उसको क्या होता है, वो ज़्यादा अन्न मतलब ग्रहण कर सकता है, ज़्यादा उसको भूख लगती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्रकृति का बताया गया है। ऋतु का भी बताया गया है, जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा आदि सब ऋतुचर्या में जो वर्णित हैं, किस ऋतु में कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए, जैसे कि विंटर्स में हमें ज़्यादा आहार लेना चाहिए। बल, दिन, इन सभी के मतलब आदि के कारण जो आहार की मात्रा है वो अलग अलग होती है कि किस ऋतु में कितनी, और प्रकृति के उस पर भी मतलब निर्भर करती है। फिर राशि जो है यहाँ पे दो प्रकार की बताई गई है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह का मतलब होता है सभी आहार द्रव्यों का एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना सर्वग्रह कहलाता है। जैसे कि, और परिग्रह क्या है, आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण ग्रहण को परिग्रह कहते हैं। सर्वग्रह का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि हमने 1 कप चावल ले लिया और 1 कप दाल ले ली। अब उसको अगर हम अलग अलग खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जैसे चावल अलग ले रहे हैं और दाल अलग ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, परिग्रह हो गया। लेकिन अगर हमने क्या किया, जैसे दाल चावल की खिचड़ी बना ली और उसको ले रहे हैं हम, तो खिचड़ी में तो दाल चावल दोनों है, मतलब साथ में ले रहे हैं। तो यहाँ पे यही इसका मतलब है कि द्रव्यों का एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना, मतलब साथ में लेना सर्वग्रह है और अलग अलग लेना परिग्रह। सिंपली ये मतलब है कि साथ में लेना सर्वग्रह और अलग अलग लेना परिग्रह। अब देश आता है, तो देश स्थान को बताता है। देश के अनुसार द्रव्यों के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। जो व्यक्ति जिस देश में उत्पन्न हुआ है उसके लिए उसी देश में उत्पन्न होने वाले अन्न और औषधि सात्विकर होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कश्मीर में रहता है तो कश्मीर का जो अन्न और औषधि है वही उसके लिए सात्विकर होगा ना, क्योंकि वो वहीं पर रहता है, हमेशा से शुरू से रह रहा है। और जैसे अब वो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ का तो इन्वायरमेंट अलग है ना। इसके बाद काल दो प्रकार के होते हैं, नित्यक और आवस्थिक। नित्यक से क्या मतलब, यहाँ पे जो ऋतुओं के अनुसार होते हैं, जैसे कि जिस ऋतु में जो अन्न आहार विहार बताया गया है वही उसको ही हमें ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वही साथ में होता है। और आवस्थिक का मतलब होता है कि अवस्था के अनुसार, जैसे आवस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है, मतलब जिस रोग से जो व्यक्ति पीड़ित है उसे उस रोग के अनुसार आहार सेवन करना पड़ता है। जैसे बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था में पोषक और वृद्धिकर आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। और जो युवावस्था है तो युवावस्था में ऊर्जा उत्पादक द्रव्य का हमें ग्रहण करना चाहिए। और वृद्धावस्था में क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, छत पूर्ति करने के लिए आहार द्रव्य, मतलब इसमें वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, इंसान क्षीण हो जाता है, बल की कमी हो जाती है इत्यादि। तो उसमें हमें छत पूर्ति करने वाले आहार द्रव्य को लेना चाहिए। इसके बाद आता है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था का मतलब होता है रूल्स मतलब ये भोजन करने के नियम हैं। ये पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करते हैं। और उपयोग संस्था के अंतर्गत ही आहार विधि विधान में आहार ग्रहण से संबंधित बातें बताई गई हैं। मतलब अब उपयोग का मतलब यहाँ पे रूल्स है, और हमने आहार विधि विधान इसी चैप्टर के जो स्टार्टिंग में दिया गया है आहार विधि विधान, जिसमें 10 हमने विधि के बारे में पढ़ा है, 10 जैसे उष्ण भोजन करना चाहिए, स्निग्ध भोजन करना चाहिए, ये सब। तो ये सब भी तो रूल्स ही हैं भोजन करने के, तो इसलिए उन सबको चरक जी ने यहाँ पर उपयोग संस्था में बताया है। इसके बाद आता है उपयोक्ता। उपयोक्ता मतलब यूज़र। उपयोक्ता किसको कहते हैं, जो खुद आहार द्रव्यों का उपयोग कर रहा है, ठीक है। जो इंसान आहार द्रव्यों का उपयोग कर रहा है उसको उपयोक्ता कहते हैं, जिसके अधीन उपसात में मतलब शरीर साथ में है, ठीक है। तो ये हो गई अष्टविधि और
और ये क्या होती हैं, इनको जानने की इच्छा रखनी चाहिए हमको, मतलब इन अष्टविधियों को जानना चाहिए ताकि हम अपने बारे में हितकर जान सकें, क्या हमारे लिए हितकर है, क्या हितकर नहीं है। और जो इन्होंने ये भी कहा है कि जो चीज़ें जैसे हमको प्रिय हैं और लेकिन वो हमारे शरीर के लिए साथ में नहीं है, तो हमें उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है आहार परिणामकर भाव। तो आहार परिणामकर भाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।